हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 143 हम डिस्कस करेंगे। आज संडे टेस्ट है और 142 तक के सेशंस आपको मिलेंगे एडिटोरियल 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया था कि अब आपको एक्सक्लूसिवली एसएससी का कंटेंट भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा मैं। वहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, जो भी नया पैटर्न है, जो नए पैटर्न को लेकर जो मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं, उन सब को हम यहाँ विराम लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चंस, और अगर आप सेशंस में मेरे साथ रेगुलर रह गए तो यकीन मानिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके परीक्षा में भी आएंगे। तो चलिए, फिलहाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं संडे टेस्ट, जिसमें पहले हमेशा की तरह 10 वर्ड्स हैं जो हमने पिछले सेशंस में मतलब इस वीक में डिस्कस किए थे। डिसप्रपोर्शिनेट, सबसे पहले तो इसकी वर्ड कैटेगरी जो है वो एडजेक्टिव है। डिसप्रपोर्शिनेट की वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव। आज मैंने बैकग्राउंड भी ब्लैक इसलिए लिया है कि थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, कैमरा मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा है वाइट बैकग्राउंड पे, इसलिए मैंने ये ब्लैक लिया है ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट करने मत लग जाना आपकी वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आराम से दिख तो रहा है ये, और अच्छे से दिख जाए, थोड़ी वीडियो क्वालिटी ठीक दिख जाएगी, तो इसलिए हम वाइट बैकग्राउंड पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिसप्रपोर्शिनेट जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब है एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा। आप इसको इनऑर्डिनेट भी कह सकते हो, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अनइक्वल भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो ये प्रपोर्शन में नहीं होता, ये असमान होता है। तो ये सारे वर्ड जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं, एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट और अनइक्वल। दूसरा शब्द है कंसोलिडेटेड, ये भी एडजेक्टिव है। ये मुझे कैसे पता लगते हैं, ये तो मेरे प्रैक्टिस से ही पता लग पाएंगे। और बाकी ईडी एंडिंग वर्ड है, ठीक है। और ईडी एंडिंग वर्ड वर्ब होती तो मैं ईडी एंडिंग क्यों पूछता आपसे, सीधा ही फर्स्ट फॉर्म करके पूछ लेता है इसको। और वैसे किसी वर्ड को देखकर वर्ड कैटेगरी पहचान पाना वो एक अलग चीज़ है। आपको सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट देखकर पहचानने की हैबिट ही डाल लेनी चाहिए, ताकि पता तो लगे ना कि कौन सा वर्ड क्या कहलाता है, वो सेंटेंस देख के पता लगता है। खैर, ये फिलहाल एडजेक्टिव, इसका मतलब है यूनिफाइड, या आप इसे कहेंगे मर्ज्ड, या आप इसे कहेंगे इंटीग्रेटेड, एकीकृत हिंदी में कहेंगे इसको, ठीक है। लॉर्ड, ये वर्ब है, इसका मतलब है प्रेज करना, या इसका मतलब है एडमायर करना, या इसे आप कह दें कमेंड करना, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। ये सारे आपको आने चाहिए, मुझे तो खैर पता ही है, ये आपको याद आ रहे हैं कि नहीं वो आपको जज करना है। बोल्स्टर भी वर्ब है, इसका मतलब है स्ट्रेंथन, मजबूती देना, या फिर आप इसे कहेंगे बोल्स्टर को रीइंफोर्स, रीइंफोर्स, मजबूती देना। इसको बैक भी कह सकते हैं, सपोर्ट, समर्थन करना, सपोर्ट करना, सहारा देना, ये भी इसके मतलब होते हैं। तो ये बोल्स्टर के सिनोनिम्स हैं। प्लाइट एक नाउन है, इसका मतलब होता है हार्डशिप, या आप इसे कहेंगे ट्रबल, या आप इसे कहेंगे प्रेडिकमेंट। इसको हम दुर्दशा, पीटीएबल कंडीशन भी कह सकते हो, पीटीएबल कंडीशन, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। दुर्दशा को बोलते हैं, ठीक है, खराब स्थिति को बोलते हैं। नेक्स्ट में, उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को सबको याद आ रहे होंगे सब चीज़ें ये, तो इतना तो प्रयास आपका होना भी चाहिए। रिवीजन आपको रेगुलर इंटरवल पे करना भी है, वरना तो सब फॉर्मेलिटी है, फिर क्या ही मतलब है सेशन लेने का। एक्नॉलेज जो है वो वर्ब है, इसका मतलब है एडमिट करना, ठीक है, या वैल्यू करना, मतलब स्वीकार करना है कि आप किसी चीज़ की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको स्वीकार करते हो, उसको वैल्यू देते हो, है ना, उसको एक्नॉलेज बोलते हैं। वॉली, ये नाउन है, इसका मतलब कैनोनेड है, या इसे बॉम्बार्डमेंट बोलते हैं, बॉम्बार्डमेंट, या इसे बराज बोलते हैं, मतलब बौछार। जब आप कोई चीज़ को बहुत अधिक संख्या में एकदम से अटैक में यूज करते हो ना, बहुत अधिक संख्या, मान लीजिए क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछने लग जाऊं, तो वो क्या होगा, वो होगा वॉली ऑफ क्वेश्चंस, बौछार।
फ्लाई इन द फेस ऑफ ये फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है। फ्रेज उसी को बोलते हैं जिसमें एक से अधिक शब्द दे रखे हों। तो देखो शब्द यहाँ 5 है, तो ये फ्रेज है। इसका मतलब है डिफाई करना, ओपोज करना या कॉन्ट्राडिक्ट करना। कहने का मतलब है विरोध करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, चुनौती देना। ठीक है। एक है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब है न्यू बॉर्न, जो नया उत्पन्न हुआ है, नया जिसका जन्म हुआ है, किसी भी फील्ड में नया है, नेसेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नवगठित, नया, ये मतलब है। और ब्रीच वर्ब है, इसका मतलब है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज कह दीजिए, या इसे आप ब्रेक कह दीजिए, या आप इसे वायलेट कह दीजिए। उल्लंघन करना, नियम तोड़ना, कानून तोड़ना, ये ब्रीच के सिनोनिम्स हैं। बात क्लियर है मेरे भाई? तो ये तो हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं 10। अब इसके बाद आज का टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ, पहले खुद भी क्वेश्चंस करके देखिए, उसके बाद में लेट मी टेल यू व्हाट वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चंस। देखो देखिए, ही कोल्ड ऑफ, यहाँ बताना क्या है, इस कॉल ऑफ का क्या मतलब है इन चार में से, यहाँ कम अक्रॉस का क्या मतलब है इन चार में से, यहाँ बीट अराउंड द बुश तो खैर फ्रेज है ही। आपको पता है कि हम लोग एडिटोरियल जब डिस्कस करते हैं तो उसमें फ्रेजल वर्ब्स भी डिस्कस करते हैं, वन वर्ड्स भी डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे क्वेश्चंस हैं। कॉल ऑफ का क्या बताया था, मैंने आपको याद भी करवाया था नेमोनिक ट्रिक से कि कॉल करके कहा कि ऑफ है, मतलब कैंसिल कर दिया, मीटिंग कैंसिल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल्ड। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम के चलते उसने मीटिंग को रद्द कर दिया। द टीचर केम अक्रॉस एन ओल्ड स्टूडेंट इन द मार्केट, कम अक्रॉस का नेमोनिक ट्रिक से बताया था कि मान लीजिए कोई ट्रैक पे जा रहा है ऐसे करके, और कोई व्यक्ति इधर से आया, कम मतलब आना, अक्रॉस मतलब आर पार, तो यहाँ जाके मीटिंग जो होगी इसकी, और ये मीटिंग कैसी होगी, सडन मीटिंग होगी, अचानक से बाई चांस मुलाकात होगी, अनएक्सपेक्टेड ये रहता है, तो मेट बाई चांस। इसका ट्रांसलेशन है, टीचर किसी पुराने विद्यार्थी से मिला, संयोगवश मिला, अचानक से मिला मार्केट में। तो बीट अराउंड द बुश क्या है, बीट अराउंड द बुश का मतलब ये भी बताया था नेमोनिक ट्रिक से मैंने कि भाई अगर आप कोई एनिमल है उसको मारना चाहते हैं, उसको हिट करना चाहते हैं, और वो झाड़ी में जाके छिप जाए, बुश में जाके छिप जाए, और आप जब प्रहार कर रहे हैं तो उसके तो नहीं लग रहा, बाकी इर्द गिर्द आप उसका प्रहार कर रहे हैं, तो टू द पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है मैन टॉपिक को अवॉइड करना, बी, टू अवॉइड द मैन टॉपिक। ठीक। नंबर 4, टू हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है, ये भी बताया था कि नेल का जो हेड होता है, नेल का जो टॉप होता है, कील का जो टॉप होता है, उसको हिट करोगे तभी वो दीवार में जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको हिट नहीं करके उल्टा हिट करोगे तो दीवार थोड़ी ना जाएगी। तो एग्जैक्टली वही काम करना जो एक्सपेक्टेड है, तो बिल्कुल सटीक प्रहार करना, तो इसका मतलब टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही काम करना, एग्जैक्टली राइट थिंग करना। ये बी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे चला जाए। आगे है द प्रिंसिपल वॉज एंग्री। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या फिक्स्ड प्रेपोजिशन में कौन सा एप्लीकेबल है। तो मैंने कहा था कि एंग्री जो है वो किसी व्यक्ति से अगर एंग्री है तब तो लगता है विद, और एंग्री अगर किसी बात पे है तो लगता है एट। एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री विद समबडी होता है, बताया था कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति से नाराज है तो विद लगता है, किसी बात पे नाराज है तो एट लगता है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एंग्री विद, सी। एरर्स बतानी है, एक बार खुद से प्रयास करो। 6, 7, 8, 9 जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उतना प्रयास करो एक बार। हुआ क्या, इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एट मास गैदरिंग्स डिमांड्स द कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड अटेंडी। इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट, ये वो जो टीवी के वाली रैली हुई थी उसमें भगदड़ हुई थी, उसमें लोग मारे गए थे, उसके विषय में एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो थॉमस विजय जो एक्टर हैं, नेता बन रहे हैं अभी फिलहाल, उनकी रैली के अंदर भगदड़ हुई थी, उसके बारे में एडिटोरियल डिस्कस किया था, वहाँ से मैंने एरर्स उठाई हैं। ये इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एट मास गैदरिंग्स, मास गैदरिंग मतलब लोगों की भीड़, तो लोगों की भीड़ में जो इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट है, मतलब भीड़ को एकदम सही प्रभावी तरीके से मैनेज करना जो है,
उसके लिए आवश्यकता पड़ती है कोऑपरेशन की, सहयोग की, और सहयोग दो का चाहिए। एक तो ऑर्गेनाइजर जो कि उस भीड़ को बुलाते हैं, वो रैली आयोजित करते हैं, कोई फंक्शन आयोजित करते हैं उनका, और साथ में जो लोग उसको अटेंड करते हैं। तो सोच के देखिए, पहली बात तो एंड का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए कि एंड जो है वो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड में चीज़ें सेम आती है। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी प्लूरल नाउन है ऑर्गेनाइजर्स, और यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेफ्ट में है वही राइट में लगाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजर्स है तो यहीं अटेंडीज ही लगाना ज़रूरी है। अटेंडी को देखकर ऑर्गेनाइजर भी लगा सकते हो, लेकिन फिर आप पढ़कर देखो कि वास्तव में आवश्यकता है किसकी। तो आप पाएंगे कि कोई भी भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यकता पड़ती है, डिमांड होती है उसकी कि भी जो भी भीड़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस रैली वगैरह को, उसके ऑर्गेनाइजर। अब कोई एक ऑर्गेनाइजर की बात तो हम कर नहीं रहे, इसका मतलब प्लूरल ये ठीक है, ये ठीक है। तो फिर जो इकट्ठे होंगे वहाँ पे अटेंड करेंगे फंक्शन को, वो तो डेफिनेटली एक से अधिक होंगे। तो यहाँ आना चाहिए अटेंडीज। ये गलती किसकी है? ये नाउन की गलती है। ठीक है, नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ एवर वैन पॉपुलर फिल्म स्टार्स अटेम्प्ट टू कन्वर्ट देयर फ्रेंजीड फैन बेस। फ्रेंजीड का बताया था मैंने, ओवर एक्साइटेड होते हैं लोग, होता है ना कई बार। फुटबॉल यूरोप में बहुत प्रसिद्ध खेल है, वहाँ के जो दर्शक दीर्घा होती है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती है। अपने जो स्टार खिलाड़ी हैं, अपने जो कहें कि आइडियल हैं, उनको देखने के लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं, और कब देखते हैं कि मर जाते हैं लोग ऐसी भीड़ में। आरसीबी वाला मैच देखा आपने, वहाँ पे भी आपने देखा भगदड़ सी हो गई थी। तो ये फ्रेंजिड कहलाता है, ओवर एक्साइटेड जो होते हैं ना उसको बोलते हैं फ्रेंजिड। हालांकि जब पॉपुलर फिल्म स्टार्स प्रयास करते हैं अपने जो पागल, लगभग पागल जैसे या बहुत ज़्यादा उत्साहित उत्तेजित जो फैन बेस है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किस में? पॉलिटिकल कैपिटल में, ठीक है, राजनीतिक पूंजी में। क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी आर ऑफन कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसी स्थिति में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा जो है वो अक्सर उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब उसको आप खतरे में डालते हो, एंडेंजर, एम्पेरिल करते हो, ठीक है, या इसको कमज़ोर करते हो, ये भी हो सकता है। तो देखो आर दे रखा है, याद रखिए बी का कोई भी रूप हो, बी का कोई भी रूप में जब बोलूं इसका मतलब इज एम आर है। बी का मैं कोई भी रूप बोलूं इसका मतलब वॉज वर है, ठीक है, और बी का रूप बीन भी है, खुद बी भी है, और एक बीइंग भी होता है। याद रखने की बात यह है कि बीइंग के साथ तो खैर खुद के साथ आईएनजी है, वरना बाकी जो बच गए ना ऊपर, उनमें दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आईएनजी और या थर्ड फॉर्म, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बी का कोई भी फॉर्म आएगा तो देर आर ओनली टू पॉसिबल वेज, ईदर आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, और कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ आईएनजी लगा दूंगा कॉम्प्रोमाइजिंग, तो फिर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस सेंटेंस में अगर मैं मान लो आर कॉम्प्रोमाइजिंग कर दूंगा, तो मैंने आपको एक बात और चलते फिरते रीडिंग करते अखबार की बताया होगा कि मैन वर्ब से पहले काम करने वाला दे रखा हो, तो ये सब्जेक्ट यहाँ हो, डूअर जिसको बोलते हैं आप, काम करने वाला हो, तो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो ये आईएनजी वाली कंडीशन कब पॉसिबल है? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। और थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन तब पॉसिबल है जब वर्ब मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। पैसिव में कब होता है? जब मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं मिलता है। अगर इसके पहले डूअर नहीं है तो फिर पैसिव है। तो सोच के देखो यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने वाला कोई है क्या? इनको तो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ये कह रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं, डूअर है ही नहीं, तो पैसिव है। पैसिव है तो यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म करूंगा। वैसे जिन बच्चों को बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो चुकी है अखबार पढ़ने की, नॉवेल पढ़ने की, स्टोरी बुक्स पढ़ने की, या इंग्लिश के टेक्स्ट पढ़ने की, तो वो तो देखते ही कर देंगे, उनको तो कोई ग्रामर के रूल चलने देना होगा ही नहीं। और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो भी इस चैनल पे बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस तरह, इस कद्र आप टेक्स्ट पढ़ें, इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। आप सीधा पढ़ें और आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो ये कॉम्प्रोमाइज रहेगा। नंबर 8, पुलिस मस्ट, मैंने कहा था POLICE का प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है। पुलिस मस्ट नॉट बी अलाउ रोड शोज इन डेंस लोकेशंस। तो पुलिस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए रोड शोज, जो रोड पर शोज होते हैं, रोड शोज जो है रैली वगैरह हैं, डेंस लोकेशंस में, मतलब जहाँ घनी आबादी है वहाँ पर। यहाँ देखिएगा वही एक्टिव पैसिव वाली कहानी। मॉडल का पैसिव कैसे बनाते हैं? मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा के ये बनता है पैसिव, और मॉडल के साथ अगर बेस फॉर्म है, ठीक है, तो ये होता है एक्टिव वॉइस।
और वही एक्टिव पैसिव पहचानोगे कैसे? वर्ब से पहले काम करने वाला है तो एक्टिव है, वर्ब के पहले काम करने वाला नहीं है तो पैसिव है। ये बियॉन्ड बुक्स बता रहा हूँ जो जल्दी समझ में आएगा, और हर तरीके का इलाज है, कोई अपवाद नहीं है इन चीज़ों में। तो यहाँ अलाउ का डूअर कौन है? रोड शोज को अलाउ करने वाला कौन है? पुलिस है। वाक्य कौन से वॉइस का हुआ? एक्टिव का हुआ। सीधी सी बात है, एक्टिव हो गया क्योंकि काम करने वाली पुलिस है यहाँ पे। एक्टिव वॉइस के वाक्य में बी का काम ही क्या है? मॉडल के साथ बी नहीं लगाओगे आप, तो बी को हटा दीजिए, ये वाक्य बनेगा। ठीक। नंबर 9 देखो, मिस्टर विजय हैज रजिस्टेड। रजिस्ट का मतलब ओपोज करना होता है। मिस्टर विजय ने ओपोज किया, विरोध किया। किसका? पुलिस रेस्ट्रिक्शंस का, पुलिस प्रतिबंधों का। लेबलिंग डैम, उन पर ठप्पा लगाते हुए। डैम किसके लिए आ रहा है? इस पुलिस रेस्ट्रिक्शन के लिए आ रहा है। तो ये पुलिस वाले प्रतिबंध जो है ना, इनको इसने ठप्पा लगाया। इस व्यक्ति ने कहा, इस एक्टर ने कहा कि भाई ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल मूव है, राजनीतिक चाल है टू स्टाइफल हिज ग्रोथ। स्टाइफल का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना, दबाना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, हिंडर करना, उनकी ग्रोथ को रोकने की चाल है। ठीक है। तो यहां देखिए, लेबल, लेबल आप लगाते हो, ठप्पा लगाते हो, किस रूप में लगाते हो? आपने एक्चुअल में लेबल लगा के कहा क्या है? लेबल लगा के आप उसको संज्ञा किस बात की दे रहे हो? तो यहाँ एज आता है, लेबलिंग डैम एज। तो लिख लेना, लेबल के साथ में एज लगता है कि आपने लेबल तो लगाया लेकिन किस रूप में लगाया? एज लगेगा। क्लियर मेरे भाई? आगे चले। नंबर 10 है द टीवी के इवन। अच्छा, इतने बड़े सेंटेंस देखकर आधे लोगों की तो हिम्मत वैसे जवाब दे जाती है। अब की बार हुआ ही क्या है? अब की बार आप मार्केट में सुनेंगे कि पेपर बहुत ऐसा आया था, इंग्लिश का लेवल बहुत टफ था, बैंक जैसी इंग्लिश दे दी है ना, बहुत बड़े बड़े थे सेंटेंसेस, पढ़े ही नहीं गए। तो बेटा आपकी हैबिट नहीं है, आप हैबिट में नहीं हो, इस कारण से डिफिकल्ट लगा। वरना डिफिकल्ट क्या चीज़ है? आप द हिंदू एडिटोरियल मेरे साथ में रेगुलर अगर आप देख रहे होते तो फिर ये इतना मुश्किल लगता नहीं आपको। हाँ, आप बिना ऐसे कुछ बस रूल्स रट के और सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ के और फिर आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो एग्ज़ाम जो भी ले रही है संस्था, भले ही अभी कोई संस्था ले रही हो, हाँ इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ एनोमलीज़ हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी संस्था एग्जाम लेगी तो डे बाय डे लेवल तो अपना अपग्रेड करेगी ही, उसमें क्या ही डरना है। और कंपटीशन बहुत टफ है, और क्यों नहीं, श्रेष्ठ लोगों का ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये वाला जो है ना, लंबे सेंटेंसेस देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है अगर, और आपको हैबिट है टेक्स्ट पढ़ने की, तो फिर सेंटेंस कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप डील कर लोगे अच्छे से। तो देखो सेंटेंस बड़ा तो है लेकिन पढ़ना ध्यान से। तो टीवी के इवन अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट। टीवी के तो पार्टी का नाम है, तो द का प्रयोग है। देखो टीवी के पार्टी का नाम है, द का प्रयोग। टीवी के ने यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच किया, मतलब ये इसके पास गई पार्टी। विच आ रहा मद्रास हाई कोर्ट के लिए, वो कोर्ट जो कि डैमेज को लेकर चिंतित है। डैमेज किसको हुआ? डैमेज जिसको भी हुआ उसके लिए टू लगेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को ये नुकसान पहुंचाया किसने? उनके सपोर्टर्स ने। किन के सपोर्टर्स ने? विजय के लिए कह रहा है, उनके सपोर्टर्स के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये कहानी पूरी हो गई यहाँ तक। फिर ये विच जो है यहाँ पे इसकी वर्ब है। ये कोर्ट जो है चाहता था द गवर्नमेंट टू कलेक्ट, की गवर्नमेंट कलेक्ट करे, इकट्ठा करे, डिपॉजिट जमा पूंजी ले फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों से। किस लिए? एज ए कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी या गारंटी। ठीक है, कि अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो हमने तो पैसे तुमसे पहले ले रखे और इस दिन के लिए लिए थे कि तुम्हारे दिए गए पैसों से हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे, ये कोलेट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक श्योरिटी भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? टीवी के राजनीतिक पार्टी द का प्रयोग, मद्रास हाई कोर्ट द का प्रयोग, विच कोर्ट के लिए आया, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड अब यहाँ पे आना तो चाहिए था विच इज कंसर्न्ड, लेकिन इसने क्या किया? विच लगा के रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज लिया, थोड़ा छोटा कर दिया उस पार्ट को। वो कोर्ट जो चिंतित है, चिंतित किसको लेकर है? तो चिंतित है इसके रिगार्डिंग, कंसर्न्ड है इसके बारे में। तो रिगार्डिंग के अर्थ में एक प्रेपोजिशन होता है भाई ओवर, वो अबव नहीं लग सकता, ये गलती थी, ओवर आएगा। ठीक है, तो ऐसे एक एक चीज़ देख के आप पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेज हैं। अगर वह थोड़ी और मेहनत करता तो आज उसकी नौकरी लग गई होती। ये एक्चुअल में कोई भी घटना ऐसी लगे, पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस कंडीशनल है कि नहीं है। सबसे पहला तो प्रश्न ये पूछो कि सामान्य वाक्य है कि शर्त वाला वाक्य है। तो जब दो उपवाक्य दे रखे हैं, शर्तें दे रखी हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल में कौन सा है? तो अगर कंडीशनल सेंटेंस में कहीं पर भी ऐसा लगे कि पास्ट की कोई घटना है, तो वो कंडीशन हमेशा ही कौन सी होती है? थर्ड कंडीशन होती है।
ठीक है ना। जब भी आपको लगे कि पास्ट की घटना है तो कंडीशन कौन सी होगी, थर्ड होगी। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मूला ये बनता है, इफ के साथ हैड प्लस V3, तो फिर दूसरे साइड में वुड हैव या कुड हैव, मैं इसके ऐसे बोल दूं मॉडल प्लस हैव, ठीक है, और भी हो सकते हैं मॉडल्स, इनके साथ थर्ड फॉर्म। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस ग्रामर में पढ़ा है तब, ठीक है। तो अगर वह थोड़ी और मेहनत करता, मतलब पास्ट में करता, वो टाइम तो निकल चुका है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो थर्ड कंडीशन में सेंटेंस में जाएगा। अगर के लिए लगाया इफ, वह के लिए लगाया ही, पहले सब्जेक्ट लगता है फिर वर्ब, ही के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो हैड लगा दो। इफ ही हैड, मेहनत करता, डन, इफ ही हैड डन अ लिटिल मोर हार्ड वर्क, लिटिल मोर हार्ड वर्क, थोड़ी और मेहनत करता, मेहनत के लिए हार्ड वर्क लगा दिया, करने के लिए डन लगा दिया, थोड़ी और लिटिल लगा दिया, लिटिल मोर। तो के लिए कॉमा, इफ के साथ देन नहीं आता, याद रखना, ये बताया हुआ है मैंने आपको, इफ के साथ देन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो आज उसकी नौकरी लग गई होती, मतलब उसे जॉब मिल गया होता, ये मतलब है। तो ही, यहाँ पे सब्जेक्ट उसी को मान लो, लग गया होता, तो ही वुड हैव, नौकरी प्राप्त करना, गेट, गेट के साथ थर्ड फॉर्म गोटन अ जॉब। अब नौकरी तो फिक्स नहीं है कौन सी है, लेकिन कोई ना कोई जॉब तो लग जाता, तो अ जॉब लग जाएगा, ठीक। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, ये सजेशन है, चाहिए के सेंस में सजेशन है, सीधी सी बात है। इसको सजेशन बोलते हैं, सजेशन नहीं बोलते। और सजेशन के लिए हम मॉडल कौन सा लगाते हैं, शुड लगाते हैं, ठीक है। सजेशन के लिए मॉडल कौन सा लगाते हैं, शुड। तो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू करो इस सेंटेंस को। ये तो देखो एक अलग फ्रेज है, ठीक है। तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, चाहिए के लिए शुड, सुधार लेना तो या तो मेंड योर वेज ये हो सकता है, या मिस्टेक सुधारनी है तो यू शुड करेक्ट, सुधारना, या रेक्टिफाई भी एक वर्ड होता है, यू शुड रेक्टिफाई। अपनी, यू की अपनी हो जाएगा योर, और गलती को बोलेंगे मिस्टेक। और जितना जल्दी हो सके, ये वाला फ्रेज जहां भी आए तो वहां पे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। तो यू शुड करेक्ट या रेक्टिफाई द मिस्टेक एज सून एज पॉसिबल। वह इतना थका हुआ था कि, वह के लिए ही, थका हुआ था तो ही वॉज, इतना और की इसके लिए सो दैट लगता है, ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड, टायर्ड की जगह पे एक वर्ड एग्जॉस्टेड भी यूज कर सकते हो। एक फ्रेजल वर्ब वॉर्न आउट हमने डिस्कस किया था, ये भी यूज कर सकते हो, टायर्ड भी यूज कर सकते हो। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट, कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पाना, कर पाना, तो ये है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इसके लिए आप एबल टू लगाया करो। तो ही वॉज नॉट एबल, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था ठीक से, मतलब प्रॉपरली, ये एडवर्ब लग जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आएगा। ही वॉज सो एग्जॉस्टेड या वॉर्न आउट या टायर्ड दैट ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, ये आंसर आएगा। बात क्लियर है। दो क्वेश्चंस हो रहे हैं, देखो देखें। मुझे यह समझ नहीं आता कि लोग छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों झगड़ते हैं, मुझे यह समझ नहीं आता, तो ये आई डोंट अंडरस्टैंड, ये ऐसे वाक्य आप रूटीन में लो, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। रटने की कोशिश हर चीज़ को करोगे तो फिर तो लैंग्वेज तो सीख ही नहीं पाओगे ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे यह समझ नहीं आता, की के लिए वैसे तो दैट लगता है, लेकिन ध्यान से समझें यहाँ क्यों भी दे रखा है तो वाई भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो दैट और डब्ल्यू एच वर्ड दोनों साथ में आएंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी से स्टार्ट करो, क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। अब वैसे तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या चाहिए होती है आपको, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता किसका है, ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रश्नवाचक वाक्य का। क्या ये वाक्य प्रश्नवाचक है, ये तो प्रश्नवाचक नहीं है भाई, ये मैन क्लोज दे रखा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तब जब मैन क्लोज ही प्रश्नवाचक होगा तभी समझ में आएगा प्रश्नवाचक है, अदरवाइज तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रश्नवाचक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, पहले पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो झगड़ते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ते है, ती है, तो वाई पीपल, वाई पीपल, इतना क्यों झगड़ते हैं, वाई पीपल क्वेरल सो मच, झगड़ने मतलब क्वेरल, इतने के लिए, सो मच। और छोटी छोटी बातों पर ओवर, मतलब देखो क्वेरल के साथ दो चीजें होती हैं, क्वेरल किसी व्यक्ति से झगड़ते हो तो हम लगाते हैं विद, क्वेरल विद समबडी, और अगर झगड़ा किसी बात पे होता है तो क्वेरल ओवर समथिंग, क्वेरल विद समबडी होता है, क्वेरल ओवर समथिंग होता है।
तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल क्वेरल सो मच ओवर ओवर छोटी छोटी बातों पर। तो पैटी ये होता है स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, ये हो गया छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। पैटी वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, ये एडजेक्टिव है, स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, ठीक। लास्ट है, जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सेंटेंस में ये वाला जो है ना, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है हालांकि, है ना। और गागेगी अगर लगता है तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जाता है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ तो फर्स्ट फॉर्म आती है जो इफ क्लॉज होता है, दूसरी तरफ विल शैल कैन में लगता है, तो वी शैल नॉट गो फ्रॉम हियर या लीव फ्रॉम हियर, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। वी शैल नॉट गो फ्रॉम हियर, भाई गागेगी है तो विल शैल और विल लगता है, वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी शैल नॉट गो फ्रॉम हियर। जब तक नहीं के लिए अंटिल लगता है, अंटिल बारिश नहीं रुकती द रेन स्टॉप्स। अब ये बारिश निश्चित हो गई जो आ रही है वो बारिश, दे लगा दिया, और रुकती नहीं है तो स्टॉप्स। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाया है। फर्स्ट कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, ये कंडीशन बनती है कि इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस और यस, तो दूसरे साइड में विल शैल कैन में या शुड भी लग सकता है, और साथ में बेस फॉर्म क्योंकि मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म, ठीक है। तो वी शैल नॉट गो फ्रॉम हेयर अंटिल द रेन स्टॉप्स, रेन सिंगुलर है इसलिए मैंने एस जोड़ दिया इसमें। तो ये था आज के इस टेस्ट में। बताना कमेंट में कितने ठीक हो रहे हैं आपके। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, सेशन नंबर 143 ठीक शाम 144 ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।